नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर, जिला लातूर के हिंदी विभाग में कार्यरत हूँ। मेरे महाविद्यालय के हिंदी विभाग की ओर से बीए तृतीय वर्ष के सभी छात्रों का हृदय से मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ यूट्यूब इस चैनल के माध्यम से जो भी हिंदी प्रेमी प्रस्तुत चित्रीकरण को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनका भी मैं हृदय से स्वागत करता हूं। मित्रों, आप जानते हैं कि पिछली कड़ी में भाषा की विशेषता को लेकर आपके साथ मैंने संवाद स्थापित करने की कोशिश की। मित्रों, विभिन्न विद्वानों ने भाषा की जो विशेषताएं दी हैं, उन विशेषताओं को मद्देनज़र रखते हुए भाषा का एक निश्चित स्वरूप यहाँ पर आपके सामने रखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। भाषा क्या है? भाषा किसे कहा जाता है? भाषा का मुख्य स्वरूप क्या है? भाषा और व्यक्ति का संबंध क्या है? और मानवीय जीवन में भाषा की आवश्यकता क्या है? इन सभी प्रश्नों का या इसके अलावा और जो भी प्रश्न आपके मन में उपस्थित होंगे भाषा को लेकर, उन सभी प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत विवेचन के माध्यम से कुछ अंश तक तो आपको बिल्कुल मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ, इसी उद्देश्य के साथ आज हम भाषा के स्वरूप को यहाँ पर देखेंगे। मित्रों, भाषा एक पद्धति है, यानी एक सुसंबद्ध और सुव्यवस्थित योजना या संगठन है, जिसमें कर्ता, कर्म, क्रिया आदि व्यवस्थित रूप में वे संज्ञा के रूप में वाक्य में प्रयुक्त होते हैं। भाषा सांकेतात्मक है, अर्थात इसमें जो ध्वनियाँ उच्चारित होती हैं उनका किसी वस्तु या कार्य से संबंध होता है। ये ध्वनियाँ संकेतात्मक या प्रतीकात्मक होती है। इसके साथ ही भाषा वाचिक ध्वनि संकेत है, अर्थात मनुष्य अपनी वाग इंद्रियों की सहायता से संकेतों का उच्चारण करता है और वही भाषा के अंतर्गत आता है। इसके साथ ही भाषा यादृच्छिक संकेत है। यादृच्छिक से तात्पर्य है ऐच्छिक, अर्थात किसी भी विशेष ध्वनि का किसी विशेष अर्थ से मौलिक या दार्शनिक संबंध नहीं होता। प्रत्येक भाषा में किसी विशेष ध्वनि को किसी विशेष अर्थ का वाचक मान लिया जाता है, फिर भी वह उसी अर्थ के लिए दृढ़ हो जाता है। कहने का अर्थ यह है कि मित्रों, वह परंपरा अनुसार उसी अर्थ का वाचक हो जाता है। दूसरी भाषा में उस अर्थ का वाचक कोई दूसरा शब्द हो सकता है या दूसरी ध्वनियाँ हो सकती हैं। जैसे माता के लिए वाचक शब्द अंग्रेजी में मदर है, तो मराठी में आई है, माता है, हिंदी में माँ है या माता है। तो उसी प्रकार से मित्रों, यानी भाषा बदलने से उस सांकेतिक वस्तु की सांकेतिक भाषा की ध्वनियाँ बदलती है, ध्वन्यात्मक शब्द बदलता है, लेकिन अर्थ वही होता है। यानी हम व्यवहार में यह देखते हैं कि भाषा का संबंध एक व्यक्ति से लेकर संपूर्ण विश्व सृष्टि तक है। व्यक्ति और समाज के बीच में आने वाली इस परंपरा से अर्जित संपत्ति के अनेक रूप हैं। समाज सापेक्षता भाषा के लिए अनिवार्य है। ठीक वैसे ही जैसे व्यक्ति सापेक्षता और भाषा सांकेतिक होती है, अर्थात वह एक प्रतीक स्थिति है, प्रतीक व्यवस्था है। इसकी प्रतीकात्मक गतिविधि के मुख्य 4 संयोजक हैं। दो व्यक्ति
एक वह जो संबोधित करता है, दूसरा वह जो संबोधित किया जाता है, तीसरी सांकेतिक वस्तु है और चौथी प्रतीकात्मक संवाहक है। जो सांकेतिक वस्तु की ओर प्रतिनिधि भंगिमा के साथ संकेत करता है। विकास की प्रक्रिया में भाषा का दायरा भी बढ़ता जाता है। यही नहीं, एक समाज में एक जैसी भाषा बोलने वाले व्यक्तियों का बोलने का ढंग, उनकी उच्चारण प्रक्रिया, उच्चारण पद्धति, शब्द भंडार, वाक्य विन्यास आदि अलग अलग होते हैं। यानी व्यक्ति के आधार पर भाषा के विभिन्न प्रकार हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की बोलने की पद्धति यानी शैली अर्थात स्टाइल अलग अलग होता है, भले वो एक ही भाषा क्यों न बोलते हो। तो संसार में ऐसे कई भाषाएं हैं और विभिन्न भाषाओं में विभिन्न प्रकार के लोग अपनी अपनी भाषा अपनी अपनी योग्यता के आधार पर, शब्द सामर्थ्य के आधार पर बोलने की कोशिश करते हैं। तो व्यक्ति के आधार पर जब हम देखेंगे तो भाषा के विभिन्न प्रकार आपको दिखाई देंगे। लेकिन मित्रों, भाषा के मुख्यतः दो प्रकार दिखाई देते हैं, प्रयोग के अनुसार भाषा और व्यवहार के अनुसार भाषा। यानी व्यक्ति जब भाषा का प्रयोग करता है तो प्रयोग के अनुसार भाषा के दो प्रकार हैं, एक है मौखिक और दूसरा है लिखित। लेकिन व्यवहार के आधार पर भाषा के विभिन्न प्रकार दिखाई देते हैं। जैसे मूल भाषा, मातृभाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, राज्यभाषा, अंतर्राष्ट्रीय भाषा, सांस्कृतिक भाषा, उपभाषा, विशेष भाषा, सामान्य भाषा, ऐसे विभिन्न प्रकार यानी व्यवहार के आधार पर दिखाई देते हैं। इन प्रकारों के अलावा भी कार्यालयीन भाषा है, विधि कानून की भाषा है, वाणिज्य व्यवहार बैंकिंग की भाषा है, चिकित्सा जगत की भाषा है, पुलिस की भाषा है, किसान की भाषा है, विज्ञान तकनीकी की भाषा है, छात्रों की अपनी भाषा है, अध्यापक की अपनी भाषा है। यानी व्यक्ति जहाँ जहाँ पर कार्य करता है, जिन जिन क्षेत्रों में कार्य करता है, उन क्षेत्रों में उस व्यक्ति को उस क्षेत्र की भाषा का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस प्रकार से यानी यह भाषा का निश्चित स्वरूप है। इस स्वरूप को विभिन्न विद्वानों ने अपनी अपनी परिभाषाओं के माध्यम से स्पष्ट करने की कोशिश की, जिसको मैंने आपके सन्मुख पिछली कड़ी में रखा। लेकिन फिर भी भाषा का स्वरूप स्पष्ट करते हुए उसे पुनः दोहराने की मैं कोशिश यहाँ पर करूँगा। जैसे यानी सुमित्रानंदन पंत ने कहा है भाषा को लेकर, भाषा संसार का नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है, ये विश्व की हृदय तंत्री की झंकार है, जिनके स्वर में भाव विचार आदि अभिव्यक्त होते हैं। यानी भाषा क्या है, ये बताने की कोशिश हिंदी के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत ने की। उसी प्रकार प्रसिद्ध भाषाविद डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने भाषा के स्वरूप को स्पष्ट करते हुए कहा था, भाषा सुनिश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख या वाणी से निस्तृत वह ध्वनि सार्थक समष्टि है, जिसका विश्लेषण और अध्ययन किया जाता है। भाषा ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, भाषा को शास्त्रीय आधार है, वैज्ञानिक आधार है। और बाबूराम सक्सेना ने भी कहा था कि वे लिखते हैं, भाषा से तात्पर्य
विचारों एवं भावों का व्यक्तीकरण प्रमुख रूप से स्रोत ग्राह्य ध्वनि चिन्हों से प्रमाणित होता है। गौण रूप से दर्शन, संकेत या स्पर्श द्वारा ग्राह्य लेख, मुद्रण आदि से जो संबंधित है उसे भाषा कहा जाता है। तो इस प्रकार से यानी भाषा जो है, इसको लेकर पाश्चात्य विद्वान स्वीट ने भी एक बात कही थी, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों की अभिव्यक्ति ही भाषा है। यानी भाषा की सबसे लघुतम इकाई क्या है, तो ध्वनि है, और भाषा की सबसे लघुतम सार्थक इकाई क्या है, तो शब्द है। ध्वनि से अक्षर रूप धारण करता है और दो अक्षरों के योग से शब्द एक अर्थपूर्ण रूप में अपना रूप धारण करता है। यानी यह एक प्रक्रिया है, वैज्ञानिक प्रक्रिया है, जिसके आधार पर यानी भाषा का एक निश्चित स्वरूप हमारे सामने आता है। संसार में ऐसी कई भाषाएं हैं। विभिन्न परिवारों में भाषा को विभाजित किया गया है। संसार में लगभग प्रमुख 7 भाषा परिवार हैं, और उन 7 भाषा परिवारों में सबसे बड़ा भाषा परिवार भारोपीय भाषा परिवार है, जिस परिवार में भारतीय उपखंड की और यूरोपीय खंड की भाषाएं बोली जाती है। यानी इन भाषाओं की मूल उत्पत्ति जो है एक ही भाषा से हुई है, लेकिन भारोपीय भाषा के अंतर्गत हमें यूरोप में प्रचलित भाषा का एक कुल दिखाई देता है और भारतीय उपखंड में प्रचलित भाषा का एक उपकुल दिखाई देता है, लेकिन दोनों उपकुलों का कुल एक ही है, जिस कारण ध्वन्यात्मक साम्यता, अर्थगत साम्यता, शब्दगत साम्यता यूरोपीय और भारतीय आर्य भाषाओं के बीच में हमें दिखाई देती है, जिस कारण उसे भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत रखा जाता है। अर्थात अंग्रेजी और हिंदी एक ही कुल की भाषाएं हैं। लैटिन और संस्कृत एक ही कुल की भाषा है। उसकी ध्वन्यागत साम्यता भी कुछ उदाहरणों द्वारा मैं आपको आपके सन्मुख रखूंगा। जैसे फादर ये शब्द है, उसमें प ध्वनि का उच्चारण होता है यफ यफ। संस्कृत या हिंदी में पिता, पितृ, मदर इधर माँ, उधर ब्रदर ब, यानी इधर भाई, भाऊ मराठी में। तो इस प्रकार की साम्यता है ध्वनि के आधार पर भी, शब्द के आधार पर भी, अर्थगत भी। तो यानी भाषा मूलतः प्राकृतिक है। भाषा ये सामाजिक वस्तु है। भाषा का मनुष्य के जीवन के साथ अनन्य साधारण संबंध है, उसका महत्व है। भाषा के बगैर हम मनुष्य जीवन के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इन सब समस्त बातों को ध्यान में रखते हुए भाषा का एक निश्चित वैज्ञानिक स्वरूप यहाँ पर स्पष्ट होता है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि भाषा का वैज्ञानिक पद्धति से, शास्त्रीय पद्धति से भी अध्ययन किया जाता है, किया जा रहा है। भाषा को लेकर विभिन्न विद्वानों ने अनुसंधान भी किया है और भाषा के निश्चित स्वरूप को, भाषा के अंदर की जो बारकाई है, सूक्ष्मता है, उसको दुनिया के सामने लाने की कोशिश की है। जैसे भाषा का मतलब यानी जो भी भास, जो भी भाव, जो भी विचार एकाध घटना को देखकर, वस्तु को देखकर, ये किसी की ध्वनियों को सुनकर मन में उत्पन्न होता है, तो उसको भाषित भाव को अभिव्यक्त करने का एक महत्वपूर्ण साधन मित्रों भाषा है। तो इस प्रकार
विभिन्न विद्वानों की परिभाषाओं का अवलोकन करते हुए भाषा के निश्चित स्वरूप को यहाँ पर स्पष्ट करने की कोशिश या प्रयास मैंने यहाँ पर किया है। अगली कड़ी में भाषागत स्वरूप को हम देखेंगे, जिसके ऊपर संक्षेप में मैंने आपका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की थी। भाषा के मुख्य दो प्रकार हैं, प्रयोग के अनुसार भाषा का स्वरूप और व्यवहार के अनुसार भाषा का स्वरूप। इसको अगली कड़ी में हम विस्तार के साथ चर्चा करेंगे। आपने मेरी इन बातों को सुना, सहा, इसलिए आपके प्रति पुनः एक बार कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ और मेरे विचारों को यहाँ पर विराम देता हूँ। धन्यवाद।